Hello everyone, welcome to Level Up Learning. My name is सिमरन गुम्बर। आज हम 15 डेज की एक मास्टर स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं जिसकी हेल्प से आप सीटेट क्रैक कर सकते हो। आई बिलीव अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो आप इजीली 120 स्कोर कर सकते हो, और अगर आप अच्छे से सारे टॉपिक्स की डीप अंडरस्टैंडिंग करते हो, डीप एनालिसिस करके प्रिपेयर्ड होकर जाते हो तो आप 120 से ज़्यादा भी स्कोर कर सकते हो। अब आप ये 15 डेज की मास्टर स्ट्रैटेजी को कैसे प्रोसीड करोगे? फर्स्ट 3 डेज होंगे कॉमन टॉपिक्स के लिए। आप फर्स्ट 3 डेज इन कॉमन टॉपिक्स को डिवोट करो। ये कॉमन टॉपिक्स चाहे वो सीटेट हो, DSSB हो, KVS हो, NVS हो या टीचिंग का कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए एक बेस तैयार कर देगा। इन टॉपिक्स को करने के बाद आपकी सब्जेक्ट वाइज पेडागोजी में से सबकी 75% पेडागोजी तो यहीं से कवर हो जाएगी, और 75% ही आपका चाइल्ड डेवलपमेंट का जो पार्ट है वो भी इन्हीं टॉपिक्स में कवर हो जाएगा। आप सीटेट के लास्ट 10 इयर्स के कोई भी पेपर उठाकर देख लो, आपको इन 10 टॉपिक्स में से हर टॉपिक में से एक दो क्वेश्चन तो जरूर पेपर में मिलेंगे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमारा किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए बेस रेडी करते हैं। सबसे पहले NCF 2005। NCF 2005 बेसिकली आपको एक आइडिया देगा कि टीचर को कैसे अपनी टीचिंग को प्रोसीड करना है, कैसे टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस प्रोवाइड करनी है बच्चों को, या उसको कैसे करिकुलम डिजाइन करना है। बेसिकली NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर्स को गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि उन्हें कैसे अपने क्लासरूम में टीचिंग करनी है। तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे लिए। उसके बाद RT एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार। अब जब आपको ही अपने बच्चों के राइट्स नहीं पता होगा कि बच्चों के क्या राइट्स हैं, तो आप उन्हें क्या समझाओगे? तो ये टीचर के लिए तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि उन्हें पता हो बच्चों के क्या क्या अधिकार हैं, या हमें उनको क्या क्या प्रोवाइड करना है, प्यूपल टीचर रेशियो कितनी होगी, या बच्चे को स्कूल कितने किलोमीटर्स के उसमें प्रोवाइड करना है। इसलिए हमारे लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जब हम अपना लेसन प्लान डिजाइन करते हैं तो हमें हेल्प करती है कि हमें बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कैसे चेक करनी है, नॉलेज कैसे चेक करनी है, उसका एप्लीकेशन पार्ट कैसे चेक करना है। तो ये टीचिंग के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद लर्निंग डिसेबिलिटीज। सीटेट का या कोई भी टीचिंग एग्जाम ऐसा होगा ही नहीं जिसमें आपको 2-3 क्वेश्चन इस लर्निंग डिसेबिलिटीज से ना मिले। अब इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एक बच्चे को रीड करने में दिक्कत आ रही है तो उसको थोड़ा मॉडरेट उसको घुमा देंगे कि एक बच्चा है वो इस नाम का बच्चा है, वो पढ़ने में दिक्कत हो रही है उसको, तो वो बताओ कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है। अब आपको पता होगा रीडिंग से रिलेटेड लर्निंग डिसेबिलिटी है डिसलेक्सिया, तो आप उसको इजीली टिक कर दोगे। तो ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपको सारी की सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज पता होनी चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन मिलजुल कर, अब चाहे बच्चा कोई स्पेशल नीड वाला है, चाहे वो गिफ्टेड चिल्ड्रन है, उन सबको हम एक साथ पढ़ाएंगे नॉर्मल चाइल्ड के साथ नॉर्मल स्कूल में, लेकिन उनके लिए हम ऐसे स्पेशल अरेंजमेंट्स बना देंगे ताकि किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत ना आए और उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैटर हो जाए। इसलिए हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इंक्लूसिव एजुकेशन पे फोकस करता है, इक्वल एजुकेशन फॉर ऑल। इसलिए आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन CDP में भी मिलेंगे, हिंदी में, इंग्लिश में, EVS में, मैथ्स में, आपको हर सब्जेक्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। अनदर इम्पॉर्टेंट, उसके बाद CC, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। अब आपने बच्चे को पढ़ा दिया, आप उसको इवैल्यूएट भी तो करोगे ना कि बच्चे के लर्निंग आउटकम्स क्या है, उसको कहाँ दिक्कत आ रही है, या उसने एक्टिविटीज में कैसे परफॉर्म करा। FA जो हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ऐसे सबमिटिव असेसमेंट, किसका क्या रोल है, किस चीज में हेल्प करता है, इसलिए ये हमारे लिए CC भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। रेमेडियल टीचिंग, आई बिलीव ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसके आगे 2 स्टार्स ले सकते हो। अब आप देख रहे हो आपने बच्चे को मैथ्स में एडिशन तो करवा दी, लेकिन वो 2 + 2 4 की जगह 8 लिख रहा है, तो अब आप कैसे समझोगे कि उस बच्चे
ये जो गलती कर रहा है वो क्यों कर रहा है, ये गलती के पीछे क्या रीजन है। ये रीजन आपको कब समझ आएगा, जब आप रेमेडियल टीचिंग के बारे में पढ़ोगे कि हम कैसे बच्चे की गलती को समझते हैं और कैसे फिर उसको ठीक करेंगे, ताकि हम बच्चे की गलतियों को ठीक कर सकें, ताकि उसकी लर्निंग प्रॉपर हो जाए। इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर आप रेमेडियल टीचिंग एक बार पढ़ लेते हो तो ये जो टॉपिक है आपको हर सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा। इंग्लिश में भी कि इंग्लिश में रेमेडियल टीचिंग कैसे करें, मैथ्स में रेमेडियल टीचिंग कैसे करें। लेकिन जब आपका बेस ऑलरेडी स्ट्रांग होगा तो आप सब सब्जेक्ट्स के जो रेमेडियल टीचिंग होगी वो इजिली क्रैक कर लोगे। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, अब हमारी क्लास में हम क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं, उस पर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स भी होंगे। तो उनकी क्या नीड्स हैं, उनको क्या क्या अरेंजमेंट्स करने हैं हमें उनके लिए, उनको कैसे असाइनमेंट्स देने हैं या कैसे हमें उनकी इवैल्यूएशन करनी है, ये सब समझना भी टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गिफ्टेड चिल्ड्रन, अब आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन है तो आपकी क्लास में कुछ गिफ्टेड चिल्ड्रन भी होंगे, जो मतलब आपने टॉपिक स्टार्ट करा और उनकी नॉलेज इतनी फास्ट होगी कि उसको आगे का पहले ही पता होगा। तो आप उन बच्चों को कैसे हैंडल करोगे अपनी क्लास में, उनके लिए कैसे स्पेशल सिचुएशंस, कैसी स्पेशल एक्टिविटीज डिजाइन करोगे, वो पता होना आपको बहुत जरूरी है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टीएलएम्स, टीचर की टीचिंग कैसे बेटर होती है। जब टीचर अच्छे अच्छे टीएलएम्स यूज करती है, कोई अच्छा सा चार्ट बना के लाई टॉपिक से रिलेटेड, कोई मॉडल बनाया या कुछ भी करा, तो जो हमारी टीएलएम्स होते हैं टीचर के, वो उसकी टीचिंग को इफेक्टिव बनाते हैं और बेटर करते हैं। इसलिए अब हम इसमें देखेंगे कि हमें कैसे कैसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यूज करने चाहिए, किस टॉपिक पे कैसे हम टीएलएम यूज कर सकते हैं। तो ये जो हमारे 10 टॉपिक्स हैं, ये हमारा बेस रेडी करेंगे कि हमें सीटेट में अगर कुछ भी कॉमन क्वेश्चन आता है तो ये सब टॉपिक से आएगा। तो हम पहले 3 दिन इन 10 टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ोगे, ताकि आपका किसी भी टीचिंग एग्जाम को लेकर एक बेस ऑलरेडी रेडी हो। अब हमारे सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको इन 2 डेज में पढ़ने हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, या डेवलपमेंट की क्या क्या स्टेजेस होती हैं, आपको ये सब पढ़ना है। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, हमारी जो डेवलपमेंट होती है वो किन चीज़ों पर बेस्ड है, जैसे कि हमारी डेवलपमेंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे होती है, डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, सीफेलोकॉर्डल सीक्वेंस फॉलो होती है, पहले बच्चा हेड पे कंट्रोल करता है, फिर आर्म्स पे, फिर लेग्स पे। तो आपको ये सब प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। उसके बाद हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, हेरिडिटी जीन्स वर्क का और इन्वायरमेंट, आपको कैसा इन्वायरमेंट मिल रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपकी डेवलपमेंट में। इसमें एक नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो जरूर पढ़ लेना। नेचर का मतलब होता है जेनेटिक्स और नर्चर हाईलाइट करता है इन्वायरमेंट को। वो डिबेट से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि नेचर मीन्स क्या है, मतलब जेनेटिक्स से रिलेटेड है, हेरिडिटी से, और नर्चर क्या है, नर्चर है इन्वायरमेंट, उसकी अपब्रिंगिंग, इसमें से ये आ जाता है। उसके बाद पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उन्होंने जो अपनी 4 स्टेजेस दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी। उसके बाद वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चर थ्योरी, आप सारी थ्योरीज आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। ये थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं वाइगोत्स्की की सोशल कल्चर थ्योरी में। जैसे उन्होंने सोशल इंटरेक्शंस पर फोकस करा था, बच्चे की लर्निंग कैसे होती है, MKO ZPD, ये सब डिस्कस करा था। उसके बाद कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी, उसमें हिंस डिलेमा क्या है, जो उनकी 3 स्टेजेस हैं वो क्या है, किसमें क्या फॉल करता है, आपको ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जो उन्होंने 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दी थी, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। ये सारी थ्योरीज आप मेरे चैनल पर देख सकते हो, इनकी वीडियोस में डाल चुकी हूँ। उसके बाद जेंडर इश्यूज की आपको कोई भी क्वेश्चन दे देंगे, सिचुएशन दे देंगे, तो उसमें पूछा जाएगा कि ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग हो रहा है, या बच्चों के कहते हैं वो लिंग को लेकर रूढ़िवादिता हो रहे हैं कि मेल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, फीमेल को कम दी जा रही है,
या फिर हमें कैसे वर्ड्स यूज़ करने चाहिए कि ऐसा ना हो कि हम सिर्फ मेल को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और फीमेल को भूल गए। इसमें हमसे एक क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है कि जेंडर क्या है। तो अगर हमसे पूछा जाएगा जेंडर तो वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, और अगर पूछा जाएगा सेक्स तो वो एक बायोलॉजिकल फैक्टर है। इसके बारे में हमें जेंडर इश्यूज पढ़ने हैं कि बच्चों को कैसे, कई बार जैसे कह देते हैं कि लड़कियां तो मैथ्स में कमजोर होती हैं, तो ये क्या हो रहा है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग हो रहा है ना, कि हम लड़कियों को कह रहे हैं नहीं वो तो मैथ्स में अच्छी नहीं होती। तो आपको इस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद सोशलाइजेशन, बच्चे की कैसी सोशलाइजेशन हो रही है जो उसकी डेवलपमेंट पर इम्पैक्ट करेगी। इस पे एरिक एरिक्सन की एक सोशलाइजेशन थ्योरी है, 8 स्टेजेस हैं जिसमें जैसे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, आपको वो भी पढ़नी है। लैंग्वेज और थॉट, जो हम बोलते हैं लैंग्वेज और हमारे दिमाग में जो थॉट आते हैं, इनके बीच में क्या इंटर रिलेशंस है, ये भी आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, पास्ट ईयर्स तो जरूर सॉल्व करने ही करने हैं। ये तो जिसे कहते हैं ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसके बिना तो सीटेट क्लियर हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आपको हर सब्जेक्ट के पास्ट ईयर्स जरूर करने हैं। नाउ 3 days फॉर मैथ्स कंटेंट इन पेडागोजी, अगेन पास्ट ईयर सॉल्व करना मस्ट है। उसके बाद फर्स्ट टॉपिक नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, बोर्ड मास का रूल, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज या कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन या फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। मतलब जो हमारे नंबर्स को लेके जो बेसिक नॉलेज है, वो छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं आपको एक वो रिकैप्चुलेट करके ज़रूर जानना है। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ, किसी का एलसीएम कैसे निकालते हैं नंबर्स का, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, या फिर जैसे हमारे पास एक रूल आता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इनटू एलसीएफ, वो समझ के जाना है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ थिंग्स, आपकी मदर ने कहा कि आपको 1 किलो एप्पल्स लेकर आने हैं, 2 किलो ग्रेप्स लेकर आने हैं, एप्पल की कॉस्ट 50 रुपये है, ग्रेप्स की कॉस्ट 100 रुपये है, आपको 500 रुपये दिए, तो अब बताओ आपके पास कितने पैसे वापस बचेंगे। क्या करना है आपको, एप्पल 1 किलो है तो उसकी 1 किलो की कॉस्ट लगानी है, ग्रेप्स 2 किलो है तो उसकी 2 किलो की कॉस्ट लगानी है, फिर उसको 500 में से माइनस करना है। ऐसे किसी चीज़ की कॉस्ट कैसे निकालते हैं, या आपके पास इतने पैसे थे आपने इतने शॉपकीपर को दे दिए तो आपको कितने वापस देगा, वही बेसिक चीज़ें कॉस्ट निकालने वाली, उससे हर बार क्वेश्चन आता है। उसके बाद डाटा हैंडलिंग, आपको कोई पाई चार्ट दे देंगे, ग्राफ दे देंगे, आपको उसमें से उसकी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके उनके क्वेश्चंस का आंसर करना होगा, तो आपको ये भी समझ के जाना है। बेसिक ज्योमेट्री, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, या फिर हमारे जो ट्रायंगल्स कितने टाइप के होते हैं, एक्यूट एंगल कौन सा होता है, राइट एंगल कौन सा होता है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, ये सब आपको बेसिक चीज़ें जो होती है ना मैथ्स में, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आपको वो जरूर रिकैप्चुलेट करके जानी है, क्योंकि उससे बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है जो कि हमें कई बार ध्यान नहीं होता, तो इसलिए हमें वो रिकैप्चुलेट जरूर करके जानी है। मेजरमेंट, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, या इसका कन्वर्जन, ये जैसे हम एक वो फॉलो भी करते हैं ना, किलोमीटर को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये कन्वर्जन जो मेजरमेंट से रिलेटेड होती हैं, आपको ये सब भी समझ कर जाना है। अब हमारी मैथ्स की अगर हम वो देखें पेडागोजी, तो उस मैथ्स की पेडागोजी बेसिकली आपकी जो आपने स्टार्टिंग में कॉमन टॉपिक्स करे थे उसमें कवर हो जाएगी। जो थोड़ी बहुत नई चीज़ें होंगी, एक वैन हिले की थ्योरी है हम ज्योमेट्री से रिलेटेड हमारे मैथ्स में, आपको वो पढ़कर जानी है कि स्टेज जैसे विजुअलाइजेशन आएगा, फिर उसके बाद कौन सी स्टेज आएगी, कैसे उसको अरेंज करना है, तो आपको मैथ्स की पेडागोजी में ये वैन हिले थ्योरी पढ़कर जानी है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग, मैथमेटिक्स हम पढ़ा रहे हैं उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं एनसीएफ के अकॉर्डिंग, या हम कैसे फॉलो करते हैं, आपको वो पढ़कर जाना। नाउ 3 days फॉर ईवीएस कंटेंट एंड पेडागोजी, अगेन पास्ट ईयर्स तो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे ईवीएस के लिए हमें एनसीईआरटी को रेफर करना है। अब यहाँ पर एनसीईआरटी हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, कोई भी चैप्टर पढ़ोगे, तो उसमें हर चीज़ के साथ
आपको एक टीचर्स नोट मिलेगा कि आपको ये वाला चैप्टर ऐसे करवाना है, इसमें ये एक्टिविटीज करवानी है, या कैसे उनको इवैल्यूएट करना है। इससे क्या होगा, आपकी जो पेडागोजी पर समझ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। नॉट ओनली इन ईवीएस, जब आप ईवीएस की पूरी बुक पढ़ोगे किसी भी क्लास की, तो उसमें क्या होगा, आपकी ईवीएस की पेडागोजी तो खत्म हो जाएगी, उसके साथ साथ आपकी सब सब्जेक्ट्स की पेडागोजी पर जो कमांड होगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। क्लास 3rd की एनसीईआरटी ईवीएस, क्लास 4 की एनसीईआरटी ईवीएस, क्लास 5 की एनसीईआरटी ईवीएस, ये 3 बुक्स हैं हमारे लेवल के हिसाब से। तो अगर हम पढ़ने लगे तो एक एक दिन में हम एक एक बुक आराम से ख़त्म कर सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ डिटेलिंग वर्क नहीं है। जब आप डेली एक एक एनसीईआरटी भी ख़त्म करोगे तो आपका ईवीएस का कंटेंट ख़त्म हो जाएगा और आपकी ईवीएस की पेडागोजी ख़त्म हो जाएगी। हो सकता है कि आप ईवीएस के लिए कुछ नोट्स रेफर कर रहे हो कि हाँ ये जूम फार्मिंग यहाँ पर होती है, केरला के उसकी बोर्ड को ये कहते हैं वो कहते हैं, तो आप क्वेश्चन थोड़े बहुत तो सॉल्व कर पाओगे। लेकिन जब आपके पेडागोजी वाले क्वेश्चंस आएंगे ना कि इस क्वेश्चन में कि इस चैप्टर में क्या जज करना था या कैसे टैकल कर रहे थे, किस चीज पर फोकस हुआ, अब वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए आई विल प्रेफर कि आप ईवीएस के लिए ये तीनों बुक्स पढ़ो एनसीईआरटी की। इससे आपका जो पेडागोजी वाला पार्ट होगा वो बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, कि मतलब आपका कोई चांस बचेगा ही नहीं कि आपका पेडागोजी का एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए किसी भी सब्जेक्ट में। उसके बाद अगर हम ब्रॉडली डिस्कस करें तो हमारा जो ईवीएस है वो 6 बड़ी थीम्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट, इससे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि हमारी ईवीएस की कौन सी 6 थीम्स हैं। फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। जब आप ये तीनों एनसीईआरटीज पढ़ोगे तो ये थीम्स इसमें अपने आप कवर हो जाएंगी। इनके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, बच्चों में क्या क्या इनकलकेट करनी है, कैसे वैल्यूज देनी है, ये सब का सब आपकी ये तीनों एनसीईआरटी सॉल्व कर देंगे। 2 days फॉर इंग्लिश कंटेंट एंड पेडागोजी, या फिर आपकी जो भी लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 होगी। पास्ट ईयर्स अगेन इम्पॉर्टेंट। फिगर्स ऑफ स्पीच, जैसे कि हमारे 15 मार्क्स का इंग्लिश का कंटेंट आता है, उसमें 2 पैसेज होते हैं, तो फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में आपको पता होना चाहिए। मेटाफर क्या होती है, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। टेंसेस, क्या कहते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, इसके अंदर क्या क्या आते हैं, आइडेंटिफाई करना कि ये कौन सा टेंस है। एक्टिव पैसिव वॉइस, आपको कोई सेंटेंस दे देंगे, उसको एक्टिव वॉइस में करो या पैसिव वॉइस में करो। उसके बाद इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टीचिंग मेथड्स। इंग्लिश के कौन कौन से टीचिंग मेथड्स यूज होते हैं, जैसे अभी इसमें एक न्यू मेथड आया है, डॉक्टर वेस्ट मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, आप कौन सा मेथड यूज करोगे अपनी टीचिंग में, वो सब आपको टीचिंग मेथड्स पता होने चाहिए इंग्लिश के। लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन, लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है और ये एक्विजिशन क्या होती है, इनमें क्या डिफरेंस होते हैं। कि एक्विजिशन हम खुद समझ लेते हैं जिन चीज़ों को, लर्निंग जो हम डेली क्या कहते हैं, हमें कोई समझाता है कि ये A फॉर एप्पल है, B फॉर बॉल है, तो ये समझना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। लैंग्वेज स्किल्स, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। आपसे कई बार इनकी सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं कि पहले कौन सी स्किल आएगी, किस स्किल पे कैसे काम करना है, आपको ये सब पता होना चाहिए। 2 days फॉर हिंदी कंटेंट एंड पेडागोजी। अब हमें हिंदी व्याकरण के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे हर बार क्वेश्चन आता है। संज्ञा के बारे में पता होना चाहिए, संधि के बारे में पता होना चाहिए, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में कि जैसे उपसर्ग आगे लगते हैं, प्रत्यय पीछे लगते हैं, इनके बारे में मतलब हमें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद अधिगम एवं अर्जन, लर्निंग और एक्विजिशन में क्या डिफरेंस होता है, उनका क्या रोल होता है, वो पता होना चाहिए। व्याकरण शिक्षण की विधियां, अब हमें व्याकरण पढ़ाते वक्त कौन सी विधि का यूज करना है, आगमन विधि, निगमन विधि, प्रयोग विधि, ऐसे इन सब विधियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। भाषा कौशल, अब हिंदी के भाषाई कौशल जैसे पहली श्रवण कौशल सुनना, मौखिक कौशल बोलना, पठन कौशल पढ़ना, लेखन कौशल लिखना, इनके बारे में पता होने चाहिए। ये भी आपको अरेंज करने के लिए आ सकते हैं, जैसे LSRW सबसे पहले ये होगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी,
ऐसे ही आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। इसके साथ साथ हमारी 15 डेज की मास्टर स्ट्रैटेजी टू क्रैक सीटेट खत्म होती है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से फॉलो करते हो तो आप इजीली 120 स्कोर कर सकते हो और उससे ज़्यादा भी स्कोर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। गुड लक।